भारतीय संस्कृति की विशेषता में चाणक्य ने सहिष्णुता लिखी थी, समन्वय लिख लिया था, आध्यात्मवाद भौतिकवाद के समन्वय, धर्म की प्रधानता, अनुकूलनशीलता भी लिख ली थी। अगला लिख रहे हैं ना, वर्ण आश्रम। वर्णाश्रम। देखो, भारतीय संस्कृति में वर्ण एवं आश्रमों की व्यवस्था है। वर्ण एवं आश्रम की व्यवस्था है। समाज में श्रम विभाजन हेतु चार वर्ण। समाज में श्रम विभाजन हेतु चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की रचना की गई। व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए चार आश्रमों। व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए चार आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास की व्यवस्था की गई। व्यवस्था की गई। इस प्रकार वर्ण और आश्रम दोनों ही जीवन की समस्याओं व जीवन दर्शन पर निर्भर है। इस प्रकार वर्ण और आश्रम दोनों ही जीवन की समस्याओं व जीवन दर्शन पर निर्भर है। ठीक है ना, मतलब देखो, आप इसको और भी विस्तार दे सकते हो अपने शब्दों में। मेरे तो सिर्फ भाई वर्णाश्रम में आपने बता दिया चार वर्ण। चार वर्ण, आप चारों के अलग अलग काम बता दो कि श्रम विभाजन के लिए भाई ब्राह्मण शिक्षा देने का काम करेगा, क्षत्रिय रक्षा का काम करेगा, वैश्य व्यापार का काम करेगा और शूद्र इन तीन वर्णों की सेवा करने का काम करेगा। ऐसी वर्ण व्यवस्था थी काय के लिए? समाज में श्रम विभाजन के लिए। श्रम विभाजन मतलब समझ, डिवीजन ऑफ लेबर, कि कौन क्या करेगा। फिर इसी में बता दो कि भाई जहां वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन का काम करती है, वही आश्रम व्यवस्था का के लिए है, व्यक्ति के मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए। चार आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। व्यक्ति के जीवन को 100 वर्ष मान के चार चार 25-25 वर्ष के चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, तो आप इसको और लंबा खींच सकते हो। बस आपको मैं बता दे रहा हूं कि क्या क्या पॉइंट है, उन पॉइंट को आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना खींच सकते हो, आपको पता होना चाहिए बस। अगला पॉइंट लिखना, कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत।
देखो भारतीय संस्कृति में कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है। कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है और ये माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। और यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति का अगला जन्म निश्चित होता है। कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति का अगला जन्म निश्चित होता है। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा है और बुरे कर्म करोगे तो अगला जन्म बुरा मिलेगा। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म की धारणा व्यक्ति को सत्कर्म करके इहलोक और परलोक दोनों सुधारने का संदेश देते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा व्यक्ति को इहलोक और परलोक दोनों सुधारने का इहलोक और परलोक दोनों सुधारने का निर्देश देते हैं। ठीक है ना। कर्म और की अच्छा कर्म बुरा कर्म। अच्छा कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, नहीं तो फिर आपको निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अगला लिखना पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। यार देखो ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इनको तुम क्या है अपने शब्दों में लिख लेना क्या क्या। एक तो पुरुषार्थ। आप जानते हो चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। भौतिकतावाद और आध्यात्मवाद का दोनों समन्वय करते हैं पुरुषार्थ। दूसरा क्या है, ऋण एवं यज्ञ। ऋण एवं यज्ञ की अवधारणा, इसको भी अपन ने पढ़ा था प्री के टाइम पे कि भाई भारतीय संस्कृति में 5 प्रकार के ऋण हैं और उनके चुकाने के लिए अलग अलग यज्ञों की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और इसी प्रकार से तीसरा क्या है, संस्कार। 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई। तो देखो इन तीनों को मैं नहीं लिखवा रहा अलग से। आप पॉइंट पता है तीनों को, चाहो तो एक पॉइंट में समेट के लिख देना या लिख लेना अपने हिसाब से, इन तीनों पॉइंटों को लिख लेना। क्योंकि वो सब क्या रिपीटिशन है, सब तुम जानते ही हो, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन। और अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में जो जो पॉइंट इनने सिलेबस में लिखे हैं ना, वो तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर अभी इनको लिखने से कोई मतलब है नहीं। देखो लिखा है ना, आश्रम भी लिखा है, पुरुषार्थ भी लिखा है। दोनों चीज तो लिखी है, ऋण यज्ञ संस्कार सब तो लिखा है। पढ़ेंगे डिटेल में, तो अभी तो बस अपने शब्दों में लिख लेना ये पॉइंट है। अगला पॉइंट लिखो तुम तो, शांति एवं अहिंसा का सिद्धांत। शांति एवं अहिंसा का सिद्धांत। देखो भारतीय संस्कृति में शांति एवं अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और अहिंसा को परम धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा की बात की गई है। बौद्ध, जैन, बौद्ध बौद्ध धर्म, जैन धर्म
बौद्ध धर्म, जैन धर्म शांति और अहिंसा का संदेश देते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में भी शांति का ही पाठ पढ़ाया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में भी शांति का पाठ पढ़ाया है। अहिंसा परमो धर्म लिख लिया ना, फिर लिखना कि बौद्ध और जैन धर्मों ने भी अहिंसा एवं शांति का पाठ पढ़ाया है। अशोक ने अपने अभिलेखों में भी अशोक ने अपने अभिलेखों में भी शांति एवं अहिंसा की बात की है। वही मतलब समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ये सब चीज। ठीक है ना। तो मतलब देखो, ये जो अहिंसा है, ये भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म दर्शन का कोर है। आप सब जानते हैं जैन फिलोसफी तो अहिंसा पर अत्यधिक जोर देती है। बौद्ध फिलोसफी ने भी अहिंसा की बात करी है। और जो हिंदू फिलोसफी है या ब्राह्मण धर्म जिसको कह रहे हैं, ब्राह्मण दर्शन जिसको कह रहे हैं, उसमें भी तो अहिंसा भारतीय संस्कृति का कोर है। अब इसको लेके बहुत भ्रमित किया जाता है कि भाई अहिंसा की बात की गई है लेकिन हिंसा की बात की गई। व्हाट्सएप पे लिखा आता है कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन आगे की लाइन छुपा ली गई है कि धर्म हिंसा तथैव चा, कि अहिंसा ही परम धर्म है लेकिन धर्म के लिए की गई हिंसा वैलिड है। तो वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। यही है अपने आप में अंतिम सत्य कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ठीक है। और शांति की स्थापना के लिए तुम्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, सब जायज है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जब युद्ध की बात करते हैं, तब भी उनने अंतिम प्रयास तक शांति की स्थापना की कि यदि सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी यदि शांति स्थापित हो रही है तो वो महान शांति है। युद्ध करके यदि तुमको सब कुछ विश्व का सम्राट बना रहे हैं और तुमको युद्ध करना पड़े, सब बर्बाद है। तो मतलब शांति और अहिंसा सबसे बड़ा सद्गुण माना गया है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत। अगला पॉइंट लिखना, विश्व बंधुत्व की भावना। देखो, भारतीय संस्कृति सर्वे भवंतु सुखिना, भारतीय संस्कृति सर्वे भवंतु सुखिना का संदेश देती है। वो पूरी लाइन है ना, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कलिश दुख भगवत, जो वो पूरी लाइन है, तो वो उसी को हम बता रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में क्या लिखा है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। कि लिख लेना चाहो तो इसमें कि अर्थात सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो और पूरे विश्व के कल्याण की भावना भारतीय संस्कृति बताती है। इसी को वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना। देखो, वसुधैव कुटुंबकम भी बहुत मतलब भारतीय संस्कृति का फेमस जुमला है। जुमला मतलब फेमस नारा टाइप का है कि इसको लेके भी सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दिखती है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको फिर यही बताना पड़ेगा कि भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया को अपना परिवार मानती है और इसलिए यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की गई है, सभी जीव जंतुओं के कल्याण की बात की गई है। मतलब आदमी तो छोड़ो, जीव जंतु, पूरे प्रकृति, पूरे पर्यावरण के कल्याण की बात की गई। फिर इसी में आप जोड़ दोगे शांति और अहिंसा को, इतना ज्यादा जोर दिया गया है। ठीक है ना। तो वही वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, सब मिला के एक साथ लिख देना, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला पॉइंट लिखना, जाति प्रथा।
लिखो, भारतीय समाज एवं संस्कृति में जाति प्रथा का, भारतीय समाज एवं संस्कृति में जाति व्यवस्था का मुख्य स्थान है। जाति के आधार पर ही सामाजिक सहवास के नियम, विवाह, व्यवसाय आदि संबंधों का निर्धारण होता है। जाति के आधार पर ही भारतीय समाज में सहवास, विवाह, व्यवसाय आदि संबंधों का निर्धारण होता है। ठीक है, जाति व्यवस्था भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। भले वो नेगेटिव है जाति व्यवस्था, एक नकारात्मक विशेषता, लेकिन है। भारतीय संस्कृति में जाति व्यवस्था, वही आप उसको वर्ण कह लो, वर्ण धीरे से जाति में कन्वर्ट हो गए, फिर जाति जाति में बटी हुई है, लेकिन भारतीय समाज का पूरा जो खाता है वो जाति व्यवस्था पर। मतलब देखो, जाति यहाँ पर इतनी ताकतवर चीज है कि जैसे इस्लाम इस्लाम भारत में आया, इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बंधुत्व, भाईचारा, फर्टर्निटी। इस्लाम समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है, इक्वालिटी। कि इस्लाम कहता है कि अल्लाह की नजर में सब समान है, एक अल्लाह और बाकी सब, मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा है कि सभी मुसलमान भाई हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। देखो, यदि हिंदू या ब्राह्मण दर्शन में देखें तो देखो वहां पर वर्ण व्यवस्था की अवधारणा दिखाई देती है कि वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर के अंगों से हुई है, तो जो मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मण और वो अपने आप ऊंचा होगा, जो पैर से उत्पन्न हुआ वो शूद्र। तो मतलब भारतीय धर्म ग्रंथों में हमको क्या है, ऊंच नीच की अवधारणा निश्चित रूप से दिखाई देती है। वर्ण व्यवस्था के नाम पे दिखाई दो, चाहे आगे चल के जाति व्यवस्था के नाम पे, कि निचली जातियों के लिए समाज की सेवा करने का प्रावधान दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी वर्चस्व की स्थापना हमको इसमें दिखाई देती है। इसलिए यहाँ पर आगे चलकर क्या है, जाति व्यवस्था। तो कोई यदि एक हिंदू जाति व्यवस्था के नियमों का पालन कर रहा है, तो वो हो सकता है कि वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके धर्म से वो निकली हुई चीज है। ठीक है, सामाजिक असमानता नहीं है, वो धर्म से निकली हुई है। लेकिन ये जाति व्यवस्था इतनी मजबूत है कि भारत में इस्लाम हो चाहे ईसाइयत हो, दोनों धर्मों में जाति व्यवस्था की कोई बात नहीं है। लेकिन भारत के इस्लाम में, भारत की क्रिश्चियनिटी में जाति व्यवस्था होती है। मुसलमान होने से कुछ नहीं होता है, मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है। उसमें भी सैयद शेख पठान, उनका उच्च जाति हो गए। फिर उनने कहा कि जुलाहे, धोबी, मोची जो निचला काम कर रहे हैं वो निचली कम्युनिटी हो गई। ईसाइयत में भी यही हाल है। तो मतलब क्या है कि जिन लोगों ने हिंदू धर्म को अपना के इस्लाम छोड़ के इस्लाम अपना गए, या हिंदू से निकल कर क्या है वो ईसाइयत को अपना गए, धर्म छोड़ दिया, लेकिन उनने जाति व्यवस्था को, जाति को नहीं छोड़ा। जो यहाँ से ब्राह्मण था जो हिंदुओं में, वो यदि इस्लाम को अपनाया है तो इस्लाम में भी वो अपने आप को ऊंचा ही मानता है कि वहां भी ब्राह्मण थे, यहाँ भी ऊंचे ही, ये ईसाइयत में है। तो जाति व्यवस्था मतलब इतनी मजबूती से है भारतीय संस्कृति का अंग कि यहाँ पे धर्म बदल दे रहा है, लेकिन जाति की ऊंची उच्चता और श्रेष्ठता का क्रम नहीं जाता। मतलब यदि इस्लाम में आप जाति व्यवस्था देखोगे तो जाति व्यवस्था एक गैर इस्लामिक चीज है, इस्लाम में कहीं जाति व्यवस्था की बात नहीं की गई है। लेकिन चूंकि भारत में है वो, ऊंच नीच तो होगी ही जाति के आधार पर। ठीक है, तो इसलिए जाति व्यवस्था भी अपन को पढ़ेंगे, जाति का अपन को पूरा डिटेल में पढ़ना है। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला पॉइंट लिखना, संयुक्त परिवार। देखो, संयुक्त परिवार का प्रचलन भारत में आदिकाल से रहा है। संयुक्त परिवार का प्रचलन भारत में आदिकाल से रहा है। कृषि व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार में अटूट संबंध है।
कृषि व्यवस्था एवं संयुक्त परिवार में अटूट संबंध है, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही जॉइंट फैमिली को प्रमोट करती है। अटूट संबंध है। कृषि व्यवस्था और संयुक्त परिवार व्यवस्था में अटूट संबंध है। ठीक है। कल से आज तक अपन कितने पॉइंट लिख चुके हैं? 16 पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है। भारतीय संस्कृति की आप 16 विशेषताओं को लिख चुके हैं। लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, एकता में अनेकता, ये छूट ही गया। एकता में अनेकता, या इसको कह सकते हैं यूनिटी इन विविधता में एकता। विविधता में एकता। विविधता में एकता। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे आपको निबंध भी लिखने को आ सकता है, और नहीं तो शॉर्ट नोट्स भी, या 200 वर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। देखो, वसुधैव कुटुंबकम पहले भी पूछा गया है, अभी भी कभी भी आ सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। फिर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली लाइन है, वो कभी भी कोट करके आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो, या वो सीधे आपको पूछी जा सकती है। और ये विविधता में एकता, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि विविधता में एकता की स्थापना होती है। अब देखो, विविधता में एकता की हम क्या बात करना चाह रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है, भाई पूरी दुनिया से अलग देश है भारत। भारत में विविधता है। इतनी विविधता दुनिया के किसी हिस्से में दिखाई नहीं देगी। देखो, विविधता तो आपको दिख रही है। भारत में धर्म की विविधता है। आप ये कह सकते हो कि दुनिया का प्रत्येक धर्म का अनुयायी भारत में निवास करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जिसमें से आप बौद्ध, जैन, सिख और हिंदुइज्म, ये चार धर्मों की तो उद्भव भूमि भारत में है। फिर ईसाइयत और इस्लाम बाहर से भारत में आ गया। इसके अतिरिक्त पारसी धर्म के कुछ लोग मानने वाले भी रहते हैं, और जो छोटे छोटे रिलीजन है उसके मानने वाले भी लोग रहते हैं। तो भारत में धार्मिक विविधता तो आपको दिखाई दे सकती है। हमारी जो जनगणना होती है उसमें आप स्पष्ट रूप से क्या है, धर्मों की जनसंख्या को देख सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा हिंदू है, फिर इस्लाम है, फिर उन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी, बौद्ध, जैन, ईसाइयत, सबकी जनसंख्या आती है। ठीक है। पारसी कम्युनिटी भी होती है भारत में, लगभग 70,000 के आसपास पारसी कम्युनिटी रहती है। भले बहुत कम है, लेकिन रहती तो है। पूरी दुनिया में आपको 70,000 पारसी नहीं मिलेंगे, भारत में 70,000 पारसी मिल जाएंगे। इसराइल, यहूदी, यहूदियों की भी कुछ संख्या भारत में मिल जाएगी। हिमाचल में तो उनका पूरा एक क्षेत्र ही बसा हुआ है। तो ले दे के आप बहुत आसानी से साबित कर सकते हो कि भारत में धार्मिक विविधता है। इसमें कोई दो मत नहीं। इसमें कोई आपसे डिबेट नहीं कर रहा कि भारत में धार्मिक विविधता नहीं है। भारत में भौगोलिक विविधता है। भारत का भूगोल देखोगे, भूगोल चिल्ला चिल्ला के भौगोलिक विविधता कह रहा है। पहाड़ है, मैदान है, रेगिस्तान है, कोस्टल एरिया है, पठारी क्षेत्र है, मतलब पूरी दुनिया की ज्योग्राफी आपको भारत में दिखाई देगी। तो आप क्या बोल सकते हो, भारत में भौगोलिक विविधता है। भौगोलिक विविधता कह लो, जलवायु विविधता कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो आपको विविधता दिखाई देगी। फिर आप क्या बता सकते हो, भौगोलिक विविधता हो गई, धार्मिक विविधता हो गई, भाषागत विविधता है भारत में।
भाषागत विविधता है। 600 500 के आसपास भारत में भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, तमिल है, गुजराती है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, बुंदेलखंडी है, निमाड़ी है, और फिर मलयालम है, डोगरी भाषा है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, पहाड़ी भाषाएं हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग भाषा। तो बहुत सारी भाषाएं, भाषाओं के आधार पे भी हम भारत में विविधता दिखाई दे सकते हैं। भारत में प्रजाति विविधता है। प्रजाति मतलब समझ रहे हैं ना, मानव की प्रजाति, मंगोलाइड, नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग मंगोलाइड हैं, निग्रेटो, टॉकेशड, इन सब का मिक्सचर भी आपको यही दिखाई देगा। तो जितनी मनुष्य की प्रजाति पाई जाती है वो सारी प्रजातियों के मानव मानव भारत में हमको दिखाई देते हैं, उन सबका मिक्सचर भी हमको भारत में दिखाई देता है। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि भारत में क्या कहते हैं, प्रजाति विविधता भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ठीक है ना। फिर इसी पॉइंट के अंतर्गत हम बता सकते हैं भारत में सांस्कृतिक विविधता भी है। अलग अलग संस्कृतियों के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं, सांस्कृतिक विविधता है। फिर और क्या बता सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय विविधता है। क्षेत्रवाद की भावना है, अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं, क्षेत्र में विविधता है, वही जो अपन भौगोलिक विविधता कह रहे हैं ना, उसी टाइप का क्षेत्रीय विविधता की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मतलब देखो अपन बहुत आसानी से बता सकते हैं कि भारत में विविधता है। इसमें कोई डिबेट नहीं है कि भारत में विविधता है। आप भी जब आप यदि आंसर लिख रहे हो विविधता में एकता, तो आपको पहले साबित करनी पड़ेगी कि भारत में विविधता है। तो इसमें कोई डिबेट नहीं है कि भारत में विविधता नहीं है। कोई कितना ही कुछ भी कह ले, भारत में विविधता को उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये विविधता भारत को यूनिक बनाती है। इसलिए पश्चिमी देशों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भारत में आके फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि पश्चिम के ज्यादातर देशों में क्या होमोजेनिटी, एक सा है, एक ही धर्म है, पता चला वहां पे एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक टाइप की संस्कृति है। लेकिन भारत में क्या है, विविधता कूट कूट के भरी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस विविधता में हमको एकता दिखाना है। कैसे विविधता में एकता दिखाई देती है, ये मेन है। यही आपको साबित करना है कि भले भारत में भौगोलिक विविधता है, लेकिन इस भौगोलिक विविधता में भी एकता है। भले भारत में धार्मिक विविधता है, इस धार्मिक विविधता में भी एकता है। तो देखो, है तो ये भारतीय संस्कृति का एक विशेषता, कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति में विविधता में एकता पाई जाती है, अनेकता में एकता पाई जाती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन ये कभी भी आपको बहुत डिटेल में देखने को निबंध के रूप में या किसी के रूप में शॉर्ट नोट में मुझे लगता है कि स्पष्ट कीजिए भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको ये तो साबित करना बहुत आसान है। कैसे एकता है, ये साबित करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कि आप डाइवर्सिटी तो दिखा दोगे, वो तो दिख ही रही हर व्यक्ति को कि डाइवर्सिटी है भारत में, लेकिन इस डाइवर्सिटी के बाद कैसे एकता है, ये दिखाना थोड़ा सा कठिन है। तो देखो, मैं थोड़ा बहुत लिखवा दे रहा हूँ। आप जब भारतीय संस्कृति की विशेषता लिखोगे तो जो 16 पॉइंट लिखे हैं उसी में 17वां पॉइंट हो जाएगा विविधता में एकता। और उसमें लिख देना कि अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, तो धर्म, भाषी, जाता, संप्रदाय, पद के आधार पर विविधता है, लेकिन इस विविधता होते हुए भी भारत में संस्कृति में एकता पाई जाती है। लेकिन यदि थोड़ा सा डिटेल में लिखने को आ गए कि कैसे विविधता में एकता पाई जाएगी, तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखो, हम संस्कृति की विशेषता विविधता में एकता लिखी। अब ये साबित कर रहे हैं कि कैसे विविधता में एकता है। ठीक है ना। तो मतलब देखो, हम इस टॉपिक को स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। कायदे से तो अपन को हर टॉपिक को स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम को स्वतंत्र रूप से, फिर उन्होंने कहा कि प्राचीनता, स्थायित्व, लेकिन फिर ऐसे में 15 दिन भारतीय संस्कृति ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो तुम अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा विस्तारित करके लिख लेना। लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके कुछ पॉइंटों को थोड़ा सा एलोबरेट करवा दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप जब संस्कृति की विशेषता लिखे तो समझ लेना एक ही पॉइंट है ये। इसको स्वतंत्र रूप से अपन लिख रहे हैं, स्वतंत्र टॉपिक के रूप में। ऐसा लिखना कि भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति, भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं।
अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। इन भिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। इस विभिन्नता के इस विभिन्नता में एकता के दर्शन निम्न रूप में देख सकते हैं। इस विभिन्नता में एकता को निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला पॉइंट लिखना, भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक विविधता में एकता। देखो, भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं हैं। भारत में भारत में पर्वत पठार मैदान पर्वत पठार मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र। पर्वत पठार मैदान, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र मौजूद है। उष्ण एवं उष्ण, शीत, शीतोष्ण, उष्ण, शीत, शीतोष्ण सभी प्रकार की जलवायु मौजूद है। इन विविधताओं के बावजूद संपूर्ण देश में भौगोलिक दृष्टि से इन विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से पृथक किया है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के निवासियों में अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के निवासियों में एक क्षेत्र होने की भावना जागृत की है। यहाँ के निवासियों में एक क्षेत्र होने की भावना जागृत की है। ठीक है, देखो इसको भी मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, इसको भी आप बहुत लंबा लिख सकते हो। जैसे आप बता रहे हैं भौगोलिक विविधता, तो आप क्या बताओगे कि भाई भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है, पर्वत पठार मैदान सब कुछ मौजूद है। और इसको बता सकते हो कि भाई चेरापूंजी या मासिन राम दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल भारत में मौजूद है। तो इसी के विपरीत आप चले जाओ, थार थार मरुस्थल, रेगिस्तान मौजूद है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ग्लेशियर भी मौजूद है। ग्लेशियर
हिमालय पर्वत, ग्लेशियर मौजूद है। ग्लेशियर है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थल है, ड्राइस्ट स्थल भी है। फिर लंबी 6,000 किलोमीटर कोस्टल लाइन है हमारे पास। ठीक है ना। तो हर टाइप की विविधता आपको यहाँ के भूगोल, यहाँ का भूगोल हर टाइप की विविधता को लिए हुए है। ठीक है। लेकिन फिर एकता कैसे कह रहे हैं हम? एकता ऐसे कह रहे हैं कि देखो इतनी विविधता होने के बावजूद भारत की जो प्राकृतिक सीमा बनती है वो भारत को एक देश के रूप में जोड़ती है कि भैया हम एक हैं। आप यहां से तो देख रहे हो कि समुद्री सीमा यहां बन गई, यहां पे हम जान रहे हैं ये हिमालय ने हमारी सीमा बना दी है। ठीक है। और यहां पर भी क्या है, जो कुछ पर्वत क्षेत्र है, इसके बाद यहीं से दर्रों से आक्रमणकारी आते थे। यहाँ पे भी आपको हिंदू कुश टाइप पर्वत दिखाई देगा। तो ले देके ये पूरा एक क्षेत्र बन जा रहा है ना। यही तो एक कर रहा है कि भाई भले हमारा सब कुछ अलग है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र एक है। और इसी आधार पे इतनी विविधता होने के बाद भी भौगोलिक एकता स्थापित होती है कि प्रकृति ने ही उसको एक अलग रूप में चिन्हित किया है कि भले विविधता है लेकिन तुम सबसे अलग हो। ये पूरा एक देश, इसलिए उसको क्या कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप। भले देखो इसमें अलग अलग देश बन गए हैं, पाकिस्तान अलग देश बन गया है, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, ये, लेकिन जब आप बात करते हो तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हो, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये पूरा क्षेत्र आ जाता है, क्योंकि इसका भूगोल ही इसको पूरी दुनिया से अलग करता है। इसका भूगोल ही इसकी पूरी दुनिया से अलग करता है। तो जब आपका भूगोल आपको अलग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका भूगोल आपको जोड़ रहा है। आपका भूगोल आपको जोड़ रहा है। अब यहां पर जो व्यक्ति है, यहां पर जो व्यक्ति रह रहा है समुद्र के किनारे, वो ये नहीं कह सकता कि यहां से आक्रमणकारी आएगा तो अपन को क्या फर्क है, आक्रमणकारी का आएगा तो तुमको ही प्रभावित करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ तूफान आएगा तो यहाँ का व्यक्ति भी प्रभावित होगा ही होगा। तो ले दे के हमको यही बताना है, हमने इसमें यही बताया है कि हमारी जो प्राकृतिक सीमा है वही हमारे भौगोलिक एकता को स्थापित करती है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या बता दिया, भौगोलिक एकता। अगला पॉइंट लिख लेना, धार्मिक विविधता में एकता। धार्मिक विविधता में एकता। धार्मिक विविधता में एकता। देखो भारतीय समाज और संस्कृति विभिन्न धर्मों तथा मत मतांतरों का संगम स्थल है। विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का संगम स्थल है। धार्मिक विविधता होने के बाद भी धार्मिक विविधता होने के बाद भी विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में सामाजिक और व्यावसायिक संबंध मजबूती से स्थापित होते हैं। सामाजिक एवं व्यावसायिक संबंध मजबूती से स्थापित होते हैं।
भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां सभी अपने अपने धर्म का आचरण व पालन करते हैं। सभी अपने अपने धर्म और आचरण का पालन करते हैं, मतलब उनको पालन करने की छूट है। ऊपरी तौर पर धर्मों में हमें विभिन्नता दिखती है। ऊपरी तौर पर धर्मों में भिन्नता दिखती है, किंतु सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्म दया, ईमानदारी, ईश्वर, सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, दया, नैतिकता आदि सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। और इसी धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना ने और इसी धार्मिक समन्वय और सहिष्णुता की भावना ने लोगों को एक करने का काम किया है। ठीक है ना। देखो बात वही है, धर्म अलग अलग हैं, बहुत सारी धार्मिक विभिन्नताएं हैं, लेकिन लोगों के क्या है, सामाजिक और व्यावसायिक संबंध बने हुए हैं। भले धर्म है तो अलग अलग क्या हुआ, लेकिन जैसे लोगों के धंधे चल रहे हैं एक दूसरे पर निर्भर, कि कोई व्यक्ति कच्चा माल बना रहा है वो दूसरे धर्म का अनुयायी है, लेकिन उसको फैक्ट्री में बनाने का काम कर रहा है दूसरे धर्म का, तो दोनों में एक इंटरडिपेंडेंसी का संबंध हो गया है ना। तो वो जो व्यावसायिक संबंध है वो अब धार्मिक विविधता होने को भी वो भूल जाते हैं। फिर रही बात, भले धार्मिक विभिन्नता अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन जो प्रत्येक धर्म का कोर वैल्यू है वो तो समान है। और लंबे समय से क्या है, विभिन्न धर्म के अनुयायी अलग अलग रह रहे हैं, और सब अलग अलग रह के एक समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो भारत में धार्मिक सहिष्णुता बहुत ज्यादा है अन्य धर्मों अन्य देशों के मुकाबले, और यही धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय धार्मिक एकता प्रदान करती है। तो यही धार्मिक विविधता में भी हमको एकता दिखाई देती है। अगला पॉइंट देखना, सांस्कृतिक विविधता में एकता। देखो भारत में तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, कला साहित्य, विवाह, परिवार, रीति रिवाज आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। भारत में तीज त्योहार, खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, कला साहित्य, विवाह, परिवार, रीति रिवाज आदि में पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं।
इसके बावजूद प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। इसके बाद भी भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, प्रारंभ से ही मौजूद है। कई धार्मिक उत्सवों एवं त्योहारों का प्रचलन सामान्य रूप में सारे देश में रहा है। कई सामाजिक धार्मिक उत्सवों का या त्योहारों का प्रचलन सामान्य रूप से समस्त देश में रहा है। मतलब जैसे आप होली कह लो, दिवाली कह लो, लगभग सभी धर्म और सभी जाति के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला है। मतलब राष्ट्रीय त्योहार है। अब उसमें हमको धर्म, भले वो हिंदू धर्म का, लेकिन जो भारत में रह रहा वो सब इस इन ज्यादातर त्योहारों को मनाते हैं। प्राचीन प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां, प्राचीन प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियां, रूढ़ियां, परंपरागत विश्वास, परंपरागत विश्वास, सभी भारतीयों को, सभी भारतीयों के विचारों में समान रूप से दिखाई देते हैं। सभी भारतीयों के विचारों में समान रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है ना। मतलब देखो, कहना क्या चाह रहे हैं कि संस्कृति तो निश्चित रूप से विभिन्नता वाली संस्कृति है, लेकिन जो ओवरऑल भारतीय संस्कृति का एक हम बड़ा पिक्चर देखते हैं तो हमको उसमें यूनिटी के दर्शन होते हैं। बहुत सारे तीज त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं अलग अलग होने के बावजूद भी कुछ हमको उसमें कॉमन दिखाई देता है। भारतीय जो इस भूमि पर जो लोग रह रहे हैं, भले वो किसी भी धर्म का हो, उसकी संस्कृति अलग हो, लेकिन आप देखोगे उनके सोचने और विचारने का ढंग लगभग लगभग एक सा है। भारत में जैसे पहले बताया भाई, जाति व्यवस्था, हिंदू मुस्लिम हो चाहे सिख हो, सब में जाति व्यवस्था पाई जाती है। मतलब देखो, उसको सिख धर्म का जन्म ही जाति व्यवस्था के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज सिख धर्म में सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था छुआछूत दिखाई देती है। कोई नहीं बच पाया उससे। संयुक्त परिवार का जो आदर्श है, वो भारत में रहने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबके आदर्श के रूप में क्या है कि ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए। क्योंकि कृषि व्यवस्था, पहले तो सब कृषि ही कर रहे थे ना, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो, तो उसके जो आदर्श थे वो लगभग हमको संस्कृति के कोर में दिखाई देते हैं कि भैया परिवार को ज्यादा महत्व देना है, ज्वाइंट फैमिली को ज्यादा महत्व देना है, अपनी जाति से जुड़े हुए रहना है, लोकल जो
देवी देवता, तीज त्योहार है, उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो ये भारतीय संस्कृति में क्या है, एकता के दर्शन दिखाई देता है कि व्यक्ति भले कोई से भी धर्म का अनुयायी हो, कोई सी भी भाषा बोलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो क्या है, कोर के रूप में हमको कुछ एक सी चीजों के दर्शन होते हैं। तो वही लिखा है कि संस्कृति में हमको विविधता के साथ एकता के दर्शन होते हैं। अब लिखो भाषाई विविधता में एकता। देखो भारत में भाषा की विविधता के बाद भी सभी भाषाओं पर संस्कृति भाषा का प्रभाव है। सभी भाषाओं पर संस्कृति भाषा का प्रभाव होने के कारण उनमें एक रूपता पाई जाती है। संस्कृति भाषा का प्रभाव होने के कारण उनमें एक रूपता पाई जाती है। प्राचीन समय में संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं का प्रचलन रहा। संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं द्रविड़ भाषाओं का प्रचलन रहा। पाली, प्राकृत, संस्कृत एवं द्रविड़ भाषाओं का प्रचलन रहा। इस भाषाई विविधता में त्रिभाषा फार्मूला, त्रिभाषा फॉर्मूला त्रिभाषा फार्मूला ने एकता के भाव को पैदा किया और संविधान में सभी भाषाओं को और संविधान में सभी भाषाओं मत लिखना, ऐसा लिखना, और संविधान में मुख्य भाषाओं को स्थान दिया गया है। 22 भाषाएं जो जोड़ी गई थी ना, वो इसलिए जोड़ी गई थी ताकि भाषाई आधार पर भेदभाव ना हो। देखो भाषाई विविधता को भी आप बहुत डिटेल में बता सकते हैं कि भारत में भाई बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। 22 भाषाएं तो हमारे संविधान में ही 25 है, फिर हजारों किस्म की बोलियां हैं, तो भाषाई विविधता तो सदा से रही है। लेकिन वो भाषाई विविधता होने के बाद भी उसमें एकता है, और एकता का कारण क्या है कि भाई भले भाषा अलग अलग हो, लेकिन आपकी क्या है, संस्कृति एक है, आपका कल्चर एक है, और कल्चर से आप सब आपस में जुड़े हुए हो, आपकी भूगोल आपको आपस में जोड़ रहा है। दूसरा क्या है कि संविधान लागू होने के बाद हमने अपने संविधान में प्रमुख भाषाओं को जगह दी। हमने भाषाओं में एकता लाने के लिए त्रिभाषा फार्मूला का उपयोग किया। हालांकि त्रिभाषा फार्मूला सरकार ने फेल करवा दिया। त्रिभाषा फार्मूला के तहत क्या बोला था कि पूरा देश हिंदी सीखेगा, एक भाषा अंग्रेजी सीखेगा, और तीसरे में जोड़ दिया, क्या बोला था, कोई भी क्षेत्रीय भाषा सीखेंगे, कि जैसे भाई उत्तर के लोग हैं तो दक्षिण की भाषा सीखे, कि भाई मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए, और एक भाषा तमिल पढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाए, अंग्रेजी पढ़ाई जाए, और कन्नड़ पढ़ाई जाए। इसी टाइप से क्या है, दक्षिण के राज्यों में बोला गया कि हिंदी अंग्रेजी, और हिंदी अंग्रेजी और एक उनकी क्षेत्रीय भाषा तो चलेगी ही। तो फिर क्या है, एक था, लेकिन वो फिर त्रिभाषा फार्मूला नेतागिरी का भेंट चढ़ गया, और क्षेत्रीय भाषा की जगह हमको क्या है, संस्कृत पढ़ाई जाने लगी। तो फिर क्या है, थोड़ी सी जुड़ाव कम हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है, अपन उस आलोचना में नहीं जाते हैं, अपन को तो बस पॉजिटिव वे में उसको बताना है। तो यही बताएंगे कि इतनी भाषा की विविधता होने के बाद भी हमने इन विविधता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट लिखना।
जाति विविधता में एकता। जाति विविधता में एकता। देखो भारत में जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है। जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है। इन विभिन्नताओं के बावजूद सभी जातियों में समानताएं भी हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद सभी जातियों में समानताएं भी हैं, या ऐसा लिखना, सभी जातियों में कई समानताएं हैं। सभी जातियों में कई समानताएं हैं। विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता। विभिन्न जातियों के बीच विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता ने भी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोया है। जजमानी व्यवस्था द्वारा सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर है। जजमानी व्यवस्था के द्वारा या जजमानी व्यवस्था द्वारा भी सभी जातियां एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, मतलब क्या है कि जाति व्यवस्था भारत को खंडों में बांटती है, लेकिन फिर भी क्या है ना कि इंटरडिपेंडेंसी, जजमानी व्यवस्था, मैंने बताया था ना जजमानी व्यवस्था कि भाई हर जाति एक जाति दूसरे जाति के काम आती है। भाई लोहार किसान के लिए लोहे का सामान बना रहा है, किसान उसको बदले उसका अनाज देता है। तो एक इंटरडिपेंडेंसी, और उस इंटरडिपेंडेंसी ने क्या है उन सबको एकता के सूत्र में बांध के रखा है। ठीक है, तो इस पर आगे अपन कल चर्चा करेंगे। थोड़े बहुत पॉइंट बचे हैं उसको कल देखेंगे, नहीं तो फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे।